हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, कौन सी सल्तनत पढ़ रहे थे? अरे बेवकूफ, उसमें डायनेस्टीज आती हैं। कितनी? 5 डायनेस्टीज आती है। तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सी आती है? मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सी? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, बिल्कुल, वेरी गुड। मुगल एम्पायर कहाँ से आती है? मतलब कितने, किस ईयर से किस ईयर तक के बीच में आती है? क्या वो, क्या प्रॉब्लम है? फेस के लिए फुलहार जाओ। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक की है? 1200 आगे बताइए। 1526 अरे 1526 सॉरी सर। ये टाइम पीरियड रहा है आपका दिल्ली सल्तनत का। कब से कब तक? 1206 से लेके 1526 तक। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर। तो इसके बीच में कितनी डायनेस्टीज आई हैं? 5। कितनी डायनेस्टीज आई हैं? 5। पहली डायनेस्टी जो मैंने पढ़ाई, गुलाम या स्लेव, लोग गुलाम या स्लेव डायनेस्टी। कौन था फाउंडर? वो कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, ये डायनेस्टी, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। तो इस डायनेस्टी का नाम जो है वो गुलाम क्यों रखा गया, स्लेव क्यों रखा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक की किसका गुलाम था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मेडिवल हिस्ट्री के। गजनवी, गौरी, आगे बहुत आएंगे इनसे क्वेश्चन और डिटेल में। चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की मैं बात करूं, चाहे तुम किसी कॉलेज के एंट्रेंस में एग्जाम में जाओ, जीके में सब आता ही आता है। मेडिवल यहीं से है। मैम मोहम्मद गौरी कौन थे? अब मोहम्मद गौरी गौर का रहने वाला था, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 वॉर की थी। तराइन फर्स्ट, तराइन सेकंड। तराइन फर्स्ट में वो हार गया, तराइन सेकंड में वो जीत गया। जिसके बाद उसने दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, पहले मैं बता चुकी हूँ, डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, गजनवी और गौरी कि पहली बार सुल्तान किसको कहा गया? गजनवी को। पहली बार सुल्तान किसको कहा गया? गजनवी को। मैंने बताया था सूर्य मंदिर जो पूरा सोने का था, गोल्ड का था, किसने लूटा था? गजनवी ने लूटा था। ये सब बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, स्लेव डायनेस्टी कब से स्टार्ट होती है? 1206 से लेके कब तक? कब तक चलती है स्लेव? एक डायनेस्टी पूछ रही हूँ मैं अभी, मैं सिर्फ एक पूछ रही हूँ, स्लेव पूछ रही हूँ। 1206 से कब तक चली? 1206 से क्या? इतना मारे 1206 से लेके 1219 तक। देखो इसमें बहुत से रूलर्स आए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम मैं लूं तो पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। ये 4 इंपॉर्टेंट नाम है। बीच में नसीरुद्दीन भी आए, रुकुद्दीन भी आया, आराम शाह भी आया, बहुत से नाम है। लेकिन इंपॉर्टेंट नाम का मतलब है जिन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, कुछ बदलाव किए, तो उसको हम कह सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान, सॉरी पहले इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। अच्छा, सबके इंपॉर्टेंट काम है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? क्या किया? कुतुबुद्दीन फाउंडर माना जाता है ना, तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन मतलब बेस, नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इल्तुतमिश ने क्या काम किया? मैं रिवीजन ही करवा रही हूँ इसलिए। इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। समझ में नहीं आता ये? एकता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश। एकता सिस्टम क्या है? पूरा एक चैप्टर होता है एकता सिस्टम पे, आगे पढ़ोगे तो। एकता सिस्टम टैक्स सिस्टम उस टाइम का था। जैसे आज हम टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कैसे चलती है? हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। गवर्नमेंट कैसे चलती है? टैक्स के पैसे चलती है। तो उस टाइम ये जो इल्तुतमिश थे, या मैं कहूँ जितने भी रूलर्स थे, तो क्या अपने घर से तो प्रॉपर्टी लेके आते नहीं होंगे? लूट में कितना हासिल कर सकते हो अगर आप किसी को वॉर में हराओगे? लेकिन आपको एक रेवेन्यू हमेशा चाहिए होता है, कंटिन्यू, जो आता है। तो कौन देगी? वो पब्लिक देगी। तो एकता सिस्टम था।
और एक उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो इक्तादार जिसे कह सकते हो, जो आज जो टैक्स वसूलते हैं, जो टैक्सेशन सिस्टम होता है हमारा, उस टाइम पे इक्तादार होते थे जो इक्ता वसूलते थे, इक्ता लेते थे, रेवेन्यू बटोरते थे, पब्लिक से लेते थे, तो उसे क्या बोलते थे? इक्ता। इक्ता सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। सेकंड चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं, तुर्कान चहलगानी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी क्या थी? उस टाइम की एक तरह की कैबिनेट मिनिस्ट्री जो राजा को क्या देती थी? एडवाइस देती थी। उसमें 40 कितने? इसलिए तुर्कान चहलगानी बोला जाता है उसको। कितने थे उसमें? 40। तुर्कान चहलगानी जिसमें कितने अमीर थे? टोटल 40 मिनिस्टर्स थे उसमें। 40 कितनी मिनिस्टर्स थे? 40। जैसे आज मैं बोलती हूँ ना, हेल्थ मिनिस्टर अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, तो उस टाइम पे भी इनका डिपार्टमेंट बना हुआ था। इनके अलग अलग इनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे जो किसको बताते थे? ये उस डिपार्टमेंट में अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो उस टाइम पे रूलर होता था, जो किंग होता था, उसको वो इन्फॉर्मेशन देते थे। ये क्यों सोच के बनाया गया? तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने क्या सोच के बनाया कि मैं पब्लिक से सीधे तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन ये कनेक्ट होंगे और ये मेरे और पब्लिक के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक से सीधे मिलेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक लाके देंगे। लेकिन बाद में मैं देखती हूँ कि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और यही कहीं ना कहीं रूलर को चेंज करना, हटाना, ये सब ये करने लगते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत मजबूत हो जाती है। फिर बाद में देखते हैं बलबन इनको पहले क्या करता है? बलबन जैसे ही गद्दी पर बैठता है, पहला काम क्या करता है? तुर्कान चहलगानी कैंसिल, कि ऐसा कोई भी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो काम नहीं करेगी, मैं खुद देख लूंगा। थर्ड नाम आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया? सबसे बड़ी चीज कि उसने तुर्कान चहलगानी की वो सुनती नहीं थी। सेकंड थिंग, पर्दा उसने अपने एक तरह से पर्दा प्रथा को उसने समाप्त करने की या खत्म करने की कोशिश तो की थी। मैंने कहा कि रजिया ने क्या काम किया है? पर्दा हटाया। एक बहुत बड़ा तुम्हें चेंज देखने को मिला है फॉर वुमेन्स। औरतों के लिए उसने काम अच्छा किया, क्योंकि सीधी सी बात थी, वो खुद एक औरत थी तो उसने औरतों के लिए काम किया। थर्ड नाम फोर्थ नाम मैं लेती हूँ बलबन। बलबन की तो क्या क्या पॉलिसीज थी कि वो खुद को क्या समझता था पता है? अगर मैं सीधे बोलूँ तो खुद को गॉड समझता था, भगवान। उसने स्टार्ट किया था सजदा पॉलिसी। दरबार में या पैलेस में स्टार्ट करने वाला कौन था? बलबन। जैसे हम नमाज में सजदा करते हैं खुदा को, जब उसके पैलेस में जब उसकी एंट्री होती थी तो पब्लिक या जो भी वहाँ पे मिनिस्टर्स होते थे उनको क्या करना पड़ता था? सजदा करना पड़ता था। उसने पहला काम किया, तुर्कान चहलगानी कैंसिल कर दी, हटा दी। ये उसने इंपॉर्टेंट काम किया। अगर मैं बहुत डिटेल में रिवीजन करूंगी तो यही फिर पढ़ते रह जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी, खल्ज का मतलब क्या होता है? खिलजी जो थे ये कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान में एक जगह थी जिसका नाम क्या था? खल्ज था। तुम लोग ऐसे देखते हो जैसे मैं कुछ नया बता रही हूँ, पहली बार बता रही हूँ। कब से स्टार्ट हुई है? 1290 से कब तक चली? यहाँ लिखती हूँ, 1290 से। खिलजी डायनेस्टी चली तुम्हारी 1290 से, बहुत ज्यादा नहीं चली, 1320 तक चली। अच्छा मैं बात करूँ 1290 से 20 के बीच में जो चली खिलजी डायनेस्टी, इसमें फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। फाउंडर कौन था? फाउंडर था जलाल। कितने टाइम बाद इसका ब्रदर सन इन लॉ बैठ जाता है रूल करने? 1296। जिसका क्या नाम रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा ये क्या करता है? अपने ही फादर इन लॉ का मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद ये रूलर बन जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ पे बहुत फेमस मैं कहती हूँ ना कहावत है कि दामाद क्या होता है? आस्तीन का सांप होता है। और यहाँ पे कंडीशन यही होती है कि जो इसका अंकल भी रहता है, कौन? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन उसका मर्डर करता है, उसकी हत्या करता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है 1296 में। ये पहला मर्डर रहता है
जो वॉर जैसे कह सकते हो जंग के मैदान में नहीं किया जाता, बल्कि एक पूरा पॉलिसी और प्लानिंग करके मर्डर होता है। ये पहला हिस्ट्री का मर्डर रहता है और इसे बहुत बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, क्योंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम रूलर्स और ब्रेव पर्सन्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो पीछे से मारता है, हाँ पीठ पे वार करना जिसे कहते हैं। तो ये इस मर्डर को बहुत बुरा माना जाता है हिस्ट्रीज में। तो अगर मैं बात करती हूँ अलाउद्दीन खिलजी किसका दामाद रहता है, वो रहता है जलालुद्दीन का, और वो उसी का मर्डर करके अपने फादर इन लॉ के मर्डर करने के बाद वो गद्दी पर बैठ जाता है 1296 में। देखो अलाउद्दीन बहुत कुछ करता है फॉर इंडिया के लिए। मैं बात करूँ अब इंडिया, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज साउथ से नॉर्थ की तरफ कोहिनूर अगर सबसे पहली बार किसी के हाथ में आता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। साउथ से कोहिनूर अगर पहली बार किसी के हाथ में आता है किधर, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ पहली बार कोहिनूर आता है, उसकी वजह कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। कोहिनूर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? कोहिनूर डायमंड तो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़, माउंटेन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? कोहिनूर का मतलब क्या होता है? कोहिनूर यानी माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पहाड़, इसे बोलते हैं कोहिनूर। इंडिया में कोहिनूर है इस टाइम? नहीं, ब्रिटिश के पास है। अच्छा पता है आपको ये कोहिनूर ईरान भी गया था, नादिर शाह लेके गया था। कोहिनूर एक ही है क्या? हाँ। मैंने बताया था। कोहिनूर एक ही। कितना बड़ा है? हाँ कितना बड़ा है? उसको जब यहाँ से गया है ना तो उसको कई बार तराशा गया, तो उसका साइज काफी छोटा हो गया, उसको तराशा गया था तो उसका साइज काफी छोटा हो गया, लेकिन वो काफी बड़ा था। अच्छा कोहिनूर लगा कहाँ था? मुगल एम्पायर में कोहिनूर लगा था तख्ते ताउस में। तख्ते ताउस, फारसी में ताउस का मतलब होता है मोर, ताउस का मतलब फारसी में क्या होता है, मोर। तो ये जो डिजाइन थी तख्त की, जो मुगल एम्पायर का तख्त था उसकी डिजाइन थी वो मोर की तरह थी, और उसके सेंटर पे लगा था कोहिनूर। तो जब नादिर शाह अटैक करता है इंडिया पे तो इस तख्ते ताउस को वो उठा के ले जाता है, तो उसके साथ साथ कोहिनूर भी चला जाता है। फिर वापस वो आता है इंडिया, कोहिनूर इंडिया आता है, लेकिन बाद में इसको ब्रिटिशर्स लेके इंडिया में मिलता है ना? इंडिया का ही है वो। अगर मैं बात करूं जो गोलकुंडा की माइंस जहाँ पे है, जहाँ से खनिज निकलती, मिनरल्स निकलते, गोलकुंडा आप जानते होंगे हैदराबाद के पास यानी साउथ की तरफ का एरिया है वहाँ पे। तो वो दक्कन के पठारों की मैं बात करूँ, दक्कन के प्लेटियों की, वहां से मिला था कोहिनूर। तो पहली बार नॉर्थ किसकी वजह से आया था? अलाउद्दीन लूट के लाया था, कोई गिफ्टेड नहीं लाया था। वॉर करता है साउथ में और वहां से लूट के लिए आता है। तो ये मैंने बता दिया, हमें छोटी स्टोरी थी कोहिनूर के बारे में जो मैंने बताया। नहीं, नादिर शाह जब वहां से कोहिनूर लेके चला जाता है तो अटैक किया जाता है ना उस पे, तो फिर वहां से कोहिनूर मिलता है, तख्ते ताउस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर मिलता है। और कोहिनूर बाद में ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। और आज आप जानते हो कि कहाँ है कोहिनूर? क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में लगा हुआ है कोहिनूर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आगे। हो गया कोहिनूर, मिला नहीं किसी को, किसी ने देखा नहीं, फोटोज में देखा होगा, नेट पे जाके देख लेना। उनका ताज की फोटो निकालोगी ना, उसके सेंटर में वो लगा हुआ है कोहिनूर। तो मैं बात कर रही हूँ कि कोहिनूर नॉर्थ से साउथ किसकी वजह से आया? अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। कोहिनूर का मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ लाइट। अच्छा कोहिनूर मुगल एम्पायर ने कहाँ लगाया था? तख्ते ताउस में। तख्ते ताउस, ताउस का मतलब होता है फारसी में मोर, यानी एक ऐसा तख्त, एक ऐसी चेयर जो किस डिजाइन की बनी है? मोर के डिजाइन की बनी है, और इसके सेंटर में लगा था कोहिनूर। समझ में आ रहा है? कोहिनूर का मतलब माउंटेन ऑफ लाइट, माउंटेन ऑफ लाइट यानी रोशनी का पहाड़। ये क्या है? ये डायमंड है, पता है ना, डायमंड। अब मैं बात करती हूँ खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन अलाउद्दीन ने कई चीजें भी बनवाई। 1000 खंबा महल, हाँ भैया है, ठीक है, 1000 खंबा महल इसने बनवाया है। अगर मैं बात करूँ, इसने 1000 खंबा महल के साथ अलाई दरवाजा बनवाया है। ये चीजें इसने स्टैबल की अपनी। 2.5 दिन का झोपड़ा अलग है, वो किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अकबर ने।
मैम अरे पहले नाम का कैसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने दिन में बना है वो? 2.5 अजमेर में। अगर जो भी कभी कोई अजमेर की बाजार गया होगा तो उसने देखा होगा। वो 2.5 दिन में बना था, यानी 2.5 दिन में बना था, इसीलिए उसे बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। वो झोपड़ा नहीं है, वो अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है। बोला जाता है झोपड़ा, लेकिन वो स्ट्रक्चर अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। अच्छा मैं बात करती हूँ, मैं अब बहुत जल्दी से मैं आ जाती हूँ तुगलक पे, अपनी नई डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है? 20 में स्टार्ट होती। कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। अच्छा इसका पहला फाउंडर जिसे मैं कहूँ गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक बैठता है कब? 1325 में उसी का बेटा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पूरी एक साजिश करता है अपने बाप के खिलाफ और बाप को जान से मार देता है। यानी अगर मैं कहूँ जिस रास्ते से वो होके वॉर लड़के गयासुद्दीन वापस आता है दिल्ली की तरफ, वो रास्ते में क्या करता है, एक लकड़ी का महल पैलेस बनवाता है और वो चाहता है कि उस पैलेस के वो बीच से आए, और वो जैसे उस पैलेस के बीच से आते हैं वो पैलेस पूरा का पूरा गिरा दिया जाता है और उसमें दब के वो मर जाता है। बहुत से हिस्ट्री लिखने वाले ये कहते हैं कि ये साजिश रहती है किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? उसका बेटा। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक चीज कही जाती है कि ये या तो बहुत बड़ा स्कॉलर था या तो बहुत बड़ा पागल था, दोनों चीज इसके लिए कही जाती है। इसे बहुत बड़ा पागल भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, और बहुत बड़ा स्कॉलर भी कहा जाता है। दोनों चीज एक इंसान के लिए क्यों कही जा रही है, यहाँ पे एक चीज समझ लो। स्कॉलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसने जो कुछ भी सोचा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत आगे का सोचा। मतलब अगर उन चीजों को सही से काम में लाया जाता तो शायद उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा साबित होता। तो स्कॉलर हो गया, लेकिन पागल ये कि इसके अंदर पेशेंस और सही से चीजों को करने का तरीका नहीं। प्लान्स तो थे, प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे थे इसके पास, लेकिन ये प्लान्स ये बेचारा एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। उसको जैसे कह सकते हो कि कैसे उसको करना है, उसके बाद ये स्टेप उठाना है, इसके बाद ये स्टेप उठाना है, इसके चक्कर में ये फेल हो जाता है। या तो एक चीज और मैं कहूँ, इसकी किस्मत भी बहुत खराब थी। ये जिस चीज में हाथ लगा रहा था वो चीज खराब हो जाती। जैसे क्या, अगर मैं इलाहाबादी लैंग्वेज बोलूं, पनौती, कि जिस चीज को छुओ, एक मूवी आई थी हाउसफुल, उसमें अक्षय कुमार की सीन रहता है, अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर रहता है वैसे ही रहता है कि वो जिस चीज को छूता है वो चीज खराब हो जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कंडीशन भी कुछ ऐसी थी कि बेचारा जो भी सोचता वो चीज, मतलब किस्मत ऐसी बन जाती कि वो पॉलिसी क्या हो जाती, बर्बाद हो जाती, उल्टा उसका अपोजिट असर होता। बेचारे ने 4 पॉलिसीज बनाई थी और चारों की चारों बहुत ही बुरी तरह से फेल। अच्छा मैं बात करती हूँ 4 पॉलिसी उसने कौन कौन सी बनाई थी, यहाँ मैं लिखती हूँ। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक की 4 पॉलिसी कौन सी थी, कोई बता सकता है मुझे? एक पॉलिसी थी उसकी कैपिटल चेंज की,